हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी विद कपिल सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसमें हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और इसका कार्यकाल कितना होता है और इसको शपथ कौन दिलाता है। तो चलते हैं दोस्तों अपनी पहली स्लाइड पर। तो संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी होता है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान करता है और वह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो लेखा का नाम मात्र का प्रमुख होगा। तो राष्ट्रपति को हमने नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि वास्तविक शक्ति हमने प्रधानमंत्री को दी है। जो हमारा हेड ऑफ कंट्री होता है, हेड ऑफ कंट्री होता है हमारा राष्ट्रपति और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है हमारा प्रधानमंत्री हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और उसी को हमने वास्तविक शक्तियां दी हैं। दूसरे शब्दों में हम इस पर कह सकते हैं कि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह आपको पता होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 यह प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो आपको यह पता होगा कि राष्ट्रपति क्या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, तो इसका आंसर है नहीं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जिसका लोकसभा में बहुमत होता है। यदि प्रधानमंत्री की अपने पद पर मृत्यु हो जाती है तो उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि जिस भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 75 यह प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। तो दोस्तों, यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, उस दशा में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को या फिर गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो उस समय क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति अपने विवेकी स्वतंत्रता का प्रयोग करके प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, उससे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि यदि किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो उस समय क्या करता है कि राष्ट्रपति अपने स्व विवेक का प्रयोग करते हुए गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। राष्ट्रपति द्वारा विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार 1979 में किया गया था। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति थे हमारे उस टाइम पे नीलम संजीवन रेड्डी ने अपने मत का प्रयोग करते हुए, अपने स्व विवेकी शक्ति का प्रयोग करते हुए मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। आपको पता होगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। आपको ये पता होगा कि इसके बाद मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह जो गठबंधन के नेता थे, जो उत्तर प्रदेश में एक प्रतिष्ठित नेता माने जाते हैं, जो किसानों के हितकारी थे, उन्हें भी राष्ट्रपति ने ही नियुक्त किया था। लेकिन चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल इतना छोटा था कि वह लोकसभा की बैठक कभी कहीं जा ही नहीं पाए। इसलिए लोग कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह कभी लोकसभा नहीं गए। क्योंकि उनका कार्यकाल छोटा था। उस समय पर इतने छोटे कार्यकाल में लोकसभा की बैठक नहीं हुई, इस कारण वह हमारे लोकसभा नहीं गए। तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपनी व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो वहां पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है, जब कोई उसका उत्तराधिकारी ना हो, तब राष्ट्रपति
जो किसी भी दल का प्रतिष्ठित नेता होता है उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। आपको पता होगा कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या होने के पश्चात राजीव गांधी को राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया गया था। उन्होंने उसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं नियुक्त किया, उन्हें स्थायी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। बाद में कांग्रेस दल ने सर्वसम्मति से अपना नेता स्वीकार कर लिया गया कि किसी दल का यदि प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तब लोकसभा में बहुमत रखने वाले नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत है तब तक बना रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हालांकि किसी निवर्तमान प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर सत्ताधारी दल या नेता चुना जाता है। जो सत्ताधारी दल होता है उसका नेता चुना जाता है, जिसको लोकसभा में बहुमत होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। सन 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए, तब पश्चात वह समय सीमा के भीतर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। उदाहरण के लिए चौधरी चरण सिंह 1979 में, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में, चंद्रशेखर 1990 में और पीवी नरसिंह राव 1991 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, एच.डी. देवेगौड़ा 1996 में और आई.के. गुजराल 1997 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में इस प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इन प्रधानमंत्रियों का लोकसभा में बहुमत नहीं था, यह राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए गए थे। आपको यह पता होना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह जो हमारे किसान नेता माने जाते हैं, जिसकी याद में हम किसान दिवस मनाते हैं, तो वो चौधरी चरण सिंह 1979 में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। उनका लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं था। इस प्रकार बीपी सिंह भी हमने, जिसका लोकसभा बहुमत नहीं था, आपको पता हुआ कि 1979 से और 2014 तक किसी का भी लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। आपको पता होगा 2014 के बाद 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब जाकर हमें लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी हुई है आज भी। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 1997 में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इस समय अवधि के दौरान उसे लोकसभा में या फिर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। संसद के सदस्य बनने के पश्चात वह प्रधानमंत्री पद पर बना रहेगा। यदि वह अपना संसद का सदस्य या फिर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के दोनों सदनों में से किसी भी सदस्य हो सकता है। आपको पता होगा कि ब्रिटेन में क्या होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य ही प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का संविधान लोकसभा और राज्यसभा बराबर शक्ति देता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में निम्न सदन का सदस्य, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य ही प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन भारत में उच्च सदन तथा निम्न सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो इसलिए इंदिरा गांधी 1966 में, देवेगौड़ा 1996 में, मनमोहन सिंह 2004 में और राज्यसभा सदस्य थे। आपको पता हो, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा से प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी, देवेगौड़ा राज्यसभा से थे और मनमोहन सिंह भी 2004 से लेकर 2009 तक जो प्रधानमंत्री रहे थे वह भी हमारे राज्यसभा से ही चुने गए थे। तो ब्रिटेन में ऐसा प्रावधान नहीं है। ब्रिटेन में यदि प्रधानमंत्री नियुक्त होना है तो उसे निम्न सदन या फिर यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना होगा। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की शपथ, पदावधि और वेतन भत्ते। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है, इसकी पदावधि कितनी होती है, इसका कार्यकाल कितना होता है और इसके वेतन भत्ते कितने होते हैं। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, यदि वहां से कार्य लीक कर दी गई तो बहुत सरकार को घाटा हो सकता है, सरकार जा सकती है, सरकार गिर सकती है। तो इसलिए राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और
प्रधानमंत्री शपथ लेते समय प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए कहते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा, मैं श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री का काल 5 वर्ष के लिए होता है, कुछ 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल फिक्स होता ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री रहे तो पूरे साल रहे, 5 वर्ष तक बना रहे तो 1 मिनट में चला जाए। प्रधानमंत्री का जब तक लोकसभा बहुमत है तब तक वह प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। तो वह राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत पद पर बना रहता है, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा चाहे तब तक पद पर वह बना रह सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पद से हटा सकते हैं। जब तक प्रधानमंत्री का लोकसभा में बहुमत है तब तक उसे राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकते। यदि प्रधानमंत्री का लोकसभा में बहुमत खो देने से त्याग पत्र देना अनिवार्य होता है, उस समय प्रधानमंत्री उसे हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह विषय भत्ते, आवास, यात्रा भत्ते, सुविधाएं आदि शुल्क प्राप्त करता है, जैसे कि हमारा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को वेतन भत्ते, शुल्क आदि, आवास, पेंशन सब दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं? प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में जानते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, जो सरकार का प्रमुख होता है, वह उसके पास ही हमारी वास्तविक शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति को हमने तो यूं ही रखा है, राष्ट्रपति को तो हमने नाम मात्र की शक्तियां दी हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां तो हमारे प्रधानमंत्री के पास हैं। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां देखते हैं। इसकी शक्तियों को हम 3-4 प्रकार से बांट सकते हैं। मंत्री परिषद के संबंध में, संसद के संबंध में और राष्ट्रपति के संबंध में, और अन्य शक्तियों में बड़ी से विभाजित कर सकते हैं। तो मंत्री परिषद के संबंध में इसकी कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? तो वह मंत्री नियुक्त करने के लिए अपने दल के व्यक्तियों को राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। अनुच्छेद 75 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी सदस्य को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह सिफारिश कर सकता है कि आप इस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करें, तो राष्ट्रपति को वह मंत्री नियुक्त करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य हैं। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है, उनमें से फेरबदल करता है। आपको पता होगा कि भारत में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है, किसी को रक्षा मंत्रालय देना है, गृह मंत्रालय देना है, और इस प्रकार हमें जो भी मंत्रालय देना है उसका निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और किसी को नया मंत्रालय देना है, गृह मंत्रालय की जगह किसी को रक्षा मंत्रालय देना है, फेरबदल भी प्रधानमंत्री कर सकता है। वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यदि प्रधानमंत्री को कोई मंत्री पसंद नहीं आ रहा तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि आप इस व्यक्ति को पद से हटा दें। तो राष्ट्रपति उस स्थिति में उस मंत्री को पद से हटा सकता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की कितनी प्रलयकारी शक्तियां प्राप्त हैं आप देख सकते हैं। वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णय को प्रभावित करता है। जो मंत्री परिषद होती है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जो उसके निर्णय है उसके निर्णय को कैसे प्रभावित करता है? प्रधानमंत्री जब अध्यक्षता करेगा तो निर्णय को तो प्रभावित हमेशा ही करेगा। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करता है और उनमें समन्वय बैठाता है। जो मंत्री जो गतिविधि होती हैं, दो या 3 मंत्री में मतभेद हो जाता है तो वह उनमें समन्वय बैठाने का काम करता है। वह पद से त्याग पत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को, मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री चाहे अपना त्याग पत्र देकर अब खुद पद से हटके पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री को यहाँ पर कितनी अटूट शक्तियां प्राप्त हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कोई अन्य मंत्री भी उस समय कार्य नहीं कर सकता। यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है
उसके त्याग पत्र देने से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। कोई भी मंत्री अपना कार्य नहीं कर पाएगा। अन्य शब्दों में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाएगी अथवा एक शून्यता उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु अथवा त्याग पत्र से रिक्तता उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में तो प्रधानमंत्री उसे भरने के लिए स्वतंत्र होता है। तो प्रधानमंत्री किसी अन्य सदस्य को वहां पर मंत्री नियुक्त कर सकता है। चलते हैं दोस्तों, हम अपने देखते हैं राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 78 यह प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यकलाप संबंधित सभी विषय राष्ट्रपति को संसूचित करे। उसका दूसरा कार्य है कि संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्थापनाओं संबंधी जानकारी राष्ट्रपति मांगे तो वह उसे दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय किया है लेकिन मंत्रिपरिषद में विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किया जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कराए। यदि किसी विषय को किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने इस पर विचार नहीं किया है तो तब राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की नियुक्ति करता है तो वह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से यह कह सकते हैं कि आप महान्यायवादी की नियुक्ति करो और प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। तब राष्ट्रपति उस व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अनुच्छेद 315 से आगे संबंधित संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जो हमारा चुनाव आयोग होता है अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं। किसी भी समय लोकसभा विघटित करने के लिए सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री चाहे तो लोकसभा को कभी भी विघटित कर सकता है और नए चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री स्वयं अपना त्याग पत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को विघटित कर सकता है और राष्ट्रपति से यह कह सकता है कि आप यहां पर नए चुनाव कराइए, तो तब राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। जब सरकार कौन कौन सी नीतियां ला रही है, कौन सी नीतियां वो भविष्य में लागू करेगी, इन सभी की घोषणा वह सभा पटल पर करता है। तो प्रधानमंत्री को हमने अन्य शक्तियां भी दी हैं। वह कौन कौन सी हैं। वह नीति आयोग जिसने अब योजना आयोग को स्थान ले लिया है, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद, जल संसाधन परिषद, अन्य संस्थाओं का वह अध्यक्ष होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री इन सभी संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेशी नीति को मूर्त रूप देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। जब राजनीतिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो वह उसका प्रबंधन करता है, उसका मैनेजमेंट का काम करता है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं का ज्ञापन करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है और वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। आपको पता हो कि सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति, जबकि सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ठीक ही कहा था कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करनी है तो वह पद हमारा प्रधानमंत्री है। अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना हम भारत के प्रधानमंत्री से कर सकते हैं।
भारत के राष्ट्रपति की तुलना हम अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति के पास बहुत नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि प्रधानमंत्री की तुलना हम अमेरिका के राष्ट्रपति से कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को हमने बहुत ज़्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है उसका वर्णन करते हैं। कई राजनीति शास्त्रियों और संविधान के विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की भूमिका विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी उनकी व्याख्या की है। लॉर्ड मार्ले, उन्होंने प्रधानमंत्री का वर्णन समानों के बीच प्रथम कैबिनेट की चाप के मुख्य प्रस्तर के रूप में किया है। तो लॉर्ड मार्ले उन्होंने प्रधानमंत्री का जो वर्णन किया है समानों के बीच प्रथम, समानों के बीच प्रथम, सभी मंत्री समान होते हैं, उनमें भी प्रथम कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो उसको हम कैबिनेट की चाप या प्रमुख प्रस्तर के रूप में किया है। सर विलियम बर्नर हार्कोट, उन्होंने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है। जिस प्रकार आकाश में तारे होते हैं, उन तारों की रोशनी, जो तारे होते हैं वो चंद्रमा से रोशनी प्राप्त करते हैं, तो उस प्रकार से प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच में एक चंद्रमा के समान हैं। तो जेनिंग्स ने क्या कहा है? जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री की तुलना सूर्य के समान बताई है, जिसके चारों तरफ ग्रह भ्रमण करते हैं। तो ग्रह यहाँ पर कौन है? हमारे मंत्री। तो सूर्य कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ग्रहों के बीच सूर्य इन्होंने जेनिंग्स साहब ने बताया है। तो मुनरो ने प्रधानमंत्री को वह राज्य का नौका या कप्तान होता है। जिस प्रकार कोई भी टीम, कोई भी सेना अपने सेनापति, अपने कप्तान के बिना नहीं चल सकती, उसी प्रकार मंत्री परिषद भी प्रधानमंत्री के बिना नहीं चल सकती। एक क्षण भी नहीं चल सकती प्रधानमंत्री के बिना मंत्री परिषद। तो इस प्रकार मुनरो साहब ने उसे राज्य का नौका कहा है, किसी ने तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है, किसी ने सूर्य बताया है। तो इस प्रकार बहुत सारे हमारे राजनीति शास्त्रियों, संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की तुलना की है। तो वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने उनके बारे में जानते हैं। तो ऐसे 6 लोग थे जो मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे, सीएम भी थे और पीएम भी थे। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। बीपी सिंह और बीवी नरसिंह राव, देवागौड़ा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री भी रहे। तो आपको पता होगा कि मनमोहन साहब जो प्रधानमंत्री थे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं थे, और इस प्रकार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी मगर मुख्यमंत्री नहीं थे, नेहरू भी थे लेकिन वह मुख्यमंत्री नहीं थे। तो मोरारजी देसाई तत्कालीन बंबई राज्य के अवधि तक मुख्यमंत्री रहे। 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मोरारजी देसाई भी प्रधान मुख्यमंत्री रहे थे। बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के 1989 से 1990 तक रहे थे। तो बीपी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री बनने के पहले नेता थे। ये 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री थे। बाद में 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री भी रहे। HC देवागौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो हमारे 6 ही हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में मुख्यमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बने और वे 2001 से 2014 तक गुजरात के लगातार 14 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से 2024 तक आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इतना लंबा कार्यकाल किसी का और का मैंने नहीं देखा है, आपको ये भी जानना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।